केंद्र सरकार की तरफ से अब एक बार फिर एक प्रयास किया गया है ये बताने का कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के अंदर ही हो जाएगा। ये सरकारी सूत्रों के हवाले से तमाम मीडिया आउटलेट्स पर रिपोर्ट हुआ। ये बताया गया कि अब सरकार की ये मंशा है कि शायद 2029 तक ना रुकें, उससे पहले ही वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि मोदी 3.0 और एनडीए 3.0 में वो उसको उतार दें और उसको कर दें, ले आए। लेकिन ऐसे वक्त में क्या वाकई वन नेशन वन इलेक्शन सही मायने में लागू किया जा सकता है? क्या नरेंद्र मोदी सरकार ये कर भी सकती है? संख्या बल है? ऐसी 5 बड़ी चुनौतियां हमने यहां पर उनको इकट्ठा किया है और एक एक करके उसके बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। आप जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन एज एन आइडिया इससे पहले एक पैनल बना था कई वर्षों पहले कि ये हो भी सकता है या नहीं। वो पहले पैनल की रिपोर्ट ये आई कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये शायद इस तरीके का है जिसमें आप बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमारी देश की विविधताएं इस तरीके की हैं, जरूरतें इस तरीके की हैं। कहीं चुनाव हो जाएगा और अगर सरकार बीच में गिर गई तो उतने टाइम तक कौन वहां सरकार बना करके रखेगा? आप चुनाव ही नहीं कराएंगे, इंतजार करेंगे इतने लंबे समय तक, तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगी। इस वजह से इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता। आप हाल फिलहाल का भी अगर उदाहरण लें तो जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव हो रहा है वो महाराष्ट्र के साथ नहीं किया जा रहा और झारखंड के साथ, जबकि इनके भी टर्म्स लगभग आसपास ही खत्म हो रहे हैं। दिल्ली का और 2-1 महीने में खत्म हो रहा है, लेकिन इन चुनावों को अलग अलग किया गया है। और इलेक्शन कमीशन से जब ये सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से ये बयान आया कि एक्चुअली जो स्टाफ है, मशीन्स हैं, सिक्योरिटी है, इन सब की आवाजाही को और बेहतर बनाने के लिए हमने ये फैसला लिया है। तो ये चुनौती तो जब वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तब और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो प्रस्ताव है वो ये कहता है कि आप न केवल लोकसभा, लेकिन आप विधानसभा के सारे चुनाव, लोकसभा के चुनाव, लोकल बॉडी के चुनाव, स्थानीय निकाय के और पंचायत के चुनाव सब एक साथ कराएं, तब वन नेशन वन इलेक्शन। तो फिर ये कैसे पूरा हो? आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने इसका अनाउंसमेंट अभी हाल फिलहाल किया और वहीं से ये चर्चा में एक बार फिर से आया। लाल किले के प्रांगण से प्रधानमंत्री का यह कहना था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। आइए सुनते हैं। देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। अब ये जो प्रधानमंत्री ने बोला, आप जानते हैं कि इससे एकदम पहले एनडीए 2.0 यानी कि मोदी 2.0 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक पैनल ने अपने सुझाव दिए थे और उन सुझावों में उन्होंने ये कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाना चाहिए। उस समय भी विपक्ष और अभी भी जो विपक्ष है कांग्रेस, उन्होंने बोला कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सुझाव दिया और 18,626 पेज की 11 चैप्टर्स में अलग अलग लोगों के रेफरेंसेस के साथ उन्होंने एक दस्तावेज प्रेसिडेंट को सौंप दिया और केंद्र सरकार के अधीन अब वो मुद्दा है। अब इन सब चीजों को लेकर के ये खबर आना कि वन नेशन वन इलेक्शन इसी कार्यकाल में सरकार लेकर के आ सकती है, ये 5 बड़े सवाल खड़ा करता है और 5 फ्रंट्स पर
एक सवाल ये खड़ा होता है कि ये मुमकिन है भी या नहीं। आइए उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1, सेंसस। देखिए, जब आप इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो सेंसस का नया डेटा होगा, तभी आप उसके आधार पर तमाम चीजें कर सकते हैं। डिलिमिटेशन, कि कौन सी कंस्टिट्यूएंसी को दूसरे तरीके से देखा जाए, लोकसभा में कितनी लोकसभा हो, एक चर्चा ये भी हो रही है कि लोकसभा बढ़ाई जाए। सेंसस का डेटा जब तक नहीं आएगा तब तक आप इतना बड़ा परिवर्तन अगर आप करेंगे तो शायद वो लेटर इन स्पिरिट में पूरी तरीके से खरा ना उतरे। सेंसस का काम अब ये बताया जा रहा है कि वो पूरा होगा। कोविड की वजह से वो पीछे हो गया और उसमें कास्ट सेंसस भी हो सकता है शामिल हो, जिसको लेकर के फिलहाल केंद्र सरकार आनाकानी कर रही थी, लेकिन अब रवैया बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सेंसस उतनी बड़ी चुनौती नहीं है शायद वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है इलेक्शन कमीशन की तैयारी। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि क्या इलेक्शन कमीशन तैयार है इसके लिए। ये वाले चुनाव में तो इलेक्शन कमीशन के बयान आ गए जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी सहूलियत के लिए चुनाव अलग अलग करा रहे हैं। तो सहूलियत के लिए ही तो चुनाव अलग अलग हो रहे थे, ताकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से हम उभर पाए। इससे पहले चुनाव होते थे एक साथ, लेकिन तमाम दिक्कतें आई, प्रैक्टिकल दिक्कतें आई, जिसकी वजह से ये चुनाव अलग अलग होने लगे। तो आप एक तरफ तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी अभी गिना रहे हैं और उसके बाद फिर अब ये प्रस्ताव आ रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया जाए। तो तब की जो दिक्कतें आएंगी उनको आप कैसे पूरा करेंगे? क्या उसके लिए इलेक्शन कमीशन तैयार है? वाकई तैयार है? ये एक बड़ी चुनौती हमेशा बन करके खड़ी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, आप जानते हैं कि इस बार मोदी 3.0 एनडीए 3.0 है, यानी कि संख्या बल की अगर बात करें तो यहां पर नरेंद्र मोदी सरकार के पास उस तरीके का बहुमत अपने दम पर न केवल लोकसभा में नहीं है, राज्यसभा में भी नहीं है। तो ऐसे में घटक दलों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। ऐसे में जो 3 बड़े घटक दल हैं, जेडीयू, एलजेपीआर और टीडीपी, इनकी भूमिका क्या रहेगी वन नेशन वन इलेक्शन पर? ये क्या बोलेंगे? इनका रुख पूरी तरीके से क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट आता है और वो पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होने होते हैं, जब आप इस तरीके की चीज लागू करते हैं, तो आपको संविधान में संशोधन करना होगा और संविधान के संशोधन का जो बिल होता है उसको आपको दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास करना होता है। 2/3 बहुमत का मतलब यह हुआ कि न केवल आपका संख्या बल, न केवल आपके घटक दल का संख्या बल, लेकिन उसके अलावा और लोगों का भी संख्या बल आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। अब एक हमने संवैधानिक संशोधन देखा था, ये जो 3 कानून थे क्रिमिनल लॉज, जब वो बदले, समूचे विपक्ष को ही सस्पेंड कर दिया। तो विपक्ष का यह कहना था कि इतना महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने विपक्ष को सस्पेंड करके आप ले आए हैं, ये तरीका सही नहीं है। लेकिन अगर वो विपक्ष सस्पेंड ना हुआ होता तो शायद ये 3 कानून पास नहीं हो पाते। ये एक बात हमेशा कही जाती है। आज की डेट में जरा परिस्थिति अलग किस्म की है। तो अगर आप घटक दलों को ले भी आए, ऐसे में आप बाकी दल के जो नेता हैं, इन नेताओं को आप साथ में कैसे लाएंगे? उनको इकट्ठा कैसे करेंगे? उनकी पार्टियों को कैसे आप ये मनाएंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन आप लागू कर दीजिए? और 5वां और सबसे बड़ी बात, जैसे चौथे में तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स चाहिए, तो क्या वो हो पाएंगे, उसकी हमने बात की। और 5वीं सबसे बड़ी बात है, इसमें आपको राज्यों से रेटिफिकेशन, यानी कि राज्यों की मंजूरी होनी चाहिए। तो जो भाजपा शासित राज्य हैं वहां तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फर्ज कीजिए बंगाल, कर्नाटक और हिमाचल, साउथ चले जाएं तो आप तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और इसी तरीके से और तमाम प्रदेश जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, ऐसे में इन जगहों की या इन सरकारों की क्या भूमिका रहेगी और ये समर्थन देंगे या नहीं देंगे? तो रैटिफिकेशन फ्रॉम द स्टेट्स, ये भी एक चुनौती बन करके आ सकती है। और क्या ये सारी चीजें इस 5 साल के कार्यकाल में, जब
मोदी 2.0 था, जब ज्यादा संख्या बल थी तब नहीं हुआ, तो एनडीए 3.0 में क्या ये पूरी तरीके से लागू हो सकता है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन करके उभरेगी, बहुत बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी सरकार के लिए। हमने देखा है कि इससे पहले नरेंद्र मोदी की सरकार में जब से 3.0 में आए हैं, वो तीसरी बार जब आए हैं, उसमें कई ऐसी चीज इस सरकार ने करनी चाहिए है, संसद में लेकर के आए हैं, कोई कानून लेकर के आए हैं या फिर और कोई कदम उठाना चाहा है, लेकिन अपने घटक दल के चलते, विपक्ष की मजबूत स्थिति के चलते और एक पुश बैक के चलते उनको ये फैसले वापस लेने पड़े हैं या बैक बर्नर पे रखा पड़ा है। जैसे कि वक्फ बिल वो स्टैंडिंग कमेटी के पास चला गया, या और भी तमाम प्रयास जो इस सरकार ने किए वो फिलहाल चिंतन मनन के लिए चले गए। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन इस स्थिति में, अभी मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में क्या सरकार लागू करवा भी पाएगी या नहीं, या फिर ये एक उस तरीके का मौका है जिसमें चर्चा तो बहुत होगी लेकिन शायद सफलता उस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार को ना मिले। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक बयान आया है जिसमें पी चिदम्बरम, पूर्व वित्त मंत्री, उनका यह कहना है कि आप लागू कैसे करेंगे, राज्यसभा में तो संख्या बल ही नहीं है आपके पास, 2/3 तो छोड़ दीजिए, संख्या बल ही नहीं है, आप कैसे करेंगे लागू। तो ये सारी बातें अब होनी शुरू हो गई हैं। इसको लेकर के चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। संवैधानिक रूप से मुमकिन है या नहीं वो तो हम सब जानते हैं कि अगर ये सारी स्थितियां अनुकूल हो जाएं तो हो सकता है, लेकिन राजनीतिक रूप से क्या ये आज की डेट में मुमकिन है या नहीं है, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है और इसकी जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं उनके बारे में तो चर्चा हो ही रही है। तो इस कार्यक्रम में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।